निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य और उसकी मूल स्थिति गलत सुमेलित है? पहला है सत्रिय असम में, बिल्कुल करेक्ट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा है कथकली केरल में भी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे कथक, कर्नाटक में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। कथक का संबंध देखा जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से है। भारत में विभिन्न राज्यों में 8 शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी रिलेवेंट है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए सत्रिय हो जाएगा असम में। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे भरतनाट्यम तमिलनाडु में। इसके अलावा हो जाएगा कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में। तो यहाँ पे 4 हो गया, टोटल 4 बचा हुआ है। और जैसे कि कथक उत्तर प्रदेश में, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा ओडिसी, ओडिसी यहाँ पे हो जाएगा ओडिशा में। और कुचिपुड़ी, इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश से। और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर से। तो 8 को आपको ध्यान में रख के चलना है। कौन कौन राज्यों में सबसे अधिक प्रचलित है, फेमस है, उसे भी आपको कंसीडर करके चलना है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व में प्रमुख काल की समय रेखा के अनुसार व्यवस्थित है? यहाँ पे क्रम में यहाँ पे सजाना है, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा। तो यहाँ पे है नौपाषाण, मध्य पाषाण, पूर्व पाषाण, हड़प्पा सभ्यता। आप लोगों का अंदाज़ा लग गया होगा। शुरुआत में होता है पूर्व पाषाण, उसके बाद से मध्य पाषाण, नौपाषाण, उसके बाद से फिर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण जो शब्द है ग्रीक शब्द पैलियो से बना हुआ है, ग्रीक शब्द पैलियो से बना हुआ है, जिसका अर्थ है पुराना और लिथि का अर्थ है पूरी तरीके से पत्थर। उस समय देखा जाए जो आदि मानव थे खाद्य संग्राहकर्ता है, खाद्य संग्राहकर्ता के रूप में मौजूद थे। जैसे कि वे जंगल में फल और सब्जियां खाते थे और शिकार पर जाते थे। पुरापाषाण युग में चित्रकला के रूप में कला के प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। खासकर इसको रेखीय चित्र के रूप में समझने की ज़रूरत है, जो कि उस समय देखा जाए रेखीय चित्र उस समय पत्थरों वगैरह में हमें दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। मेसोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा मेसो और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे लिथिक, लिथिक। ग्रीक में मेसो का अर्थ है मध्य और लिथिक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पत्थर। इस युग के लोग शुरू में देखा जाए तो शिकार करते थे, जैसे कि मछली पकड़ना, और भोजन एकत्र करने पर रहते थे। यहाँ पे भी कह सकते हैं संग्राहकर्ता के रूप में मौजूद थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वे पालतू जानवर और पौधों की खेती भी करने लगे, जिससे कृषि का विकास होने लगा। मध्य पाषाण काल के लोग गुफाओं और खुले मैदानों पर कब्जा करने के साथ साथ अर्धस्थायी बस्तियों में भी रहने लगे थे। तीसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे नवपाषाण काल, जिसको हम लोग नियोलिथिक, नियोलिथिक शब्द के रूप में समझ सकते हैं। इसका भी ग्रीक शब्द जो होता है नियो से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल नया। ग्रीक शब्द में जिसका अर्थ है नया और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। नवपाषाण युग ने एक आदमी को एक खाद्य संग्रहकर्ता से देखा जाए तो खाद्य उत्पादक के रूप में, अभी तक देखा जाए यहाँ पे तो संग्रहकर्ता के रूप में मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पे हो जाएगा खाद्य उत्पादक के रूप में इसने पूरी तरीके से बदल के रख दिया। नवपाषाण युग के लोग भूमि पर खेती करते थे और रागी हो गया, चना हो गया जैसे फल और ठीक है मतलब कह सकते हैं कि मक्का वगैरह सब उस समय उगाते थे। चौथे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता।
भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही यहाँ पे शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके कह सकते हैं कि खोजकर्ता के रूप में दयाराम साहनी को यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और विवरण सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे सुश्रुत संहिता, सर्जरी पर पुस्तक है, बिल्कुल ही करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए सुश्री जो यहाँ पे सुश्रुत है, ऋषि सुश्रुत के नाम से भी उनको जाना जाता है। लगभग देखा जाए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का था, और उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की हुई थी। सुश्रुत संहिता की रचना की हुई थी जो चिकित्सा विज्ञान और सर्जन के क्षेत्र से संबंधित था। उसी तरीके से है यहाँ पे माधव निदान विकृति विज्ञान पर पुस्तक, बिल्कुल ही ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है यहाँ पे पंच सिद्धांतिका ज्योतिष पर पुस्तक, ये यहाँ पे लिखा गया है इसको वराह मिहिर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, और यह गणित खगोल विज्ञान और ज्योतिष पर एक ग्रंथ है। डी यहाँ पे दिया हुआ है आर्यभट्टियम, लिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं वास्तुकला पर पुस्तक, ये तो आसानी से इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आर्यभट्टियम वास्तुकला पर पुस्तक, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ग्रह ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। आर्यभट्ट के द्वारा इसको लिखा गया है, जो देखा जाए पाटलिपुत्र के ही, पटना के आसपास के क्षेत्रों के ही यहाँ पे, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, जो कि गुप्त काल था उस समय, तो वहीं से वे बिलोंग करते थे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। मराठा सेना प्रणाली की शाही घुड़सवार सेना के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया था? नंबर 1 है यहाँ पे सूबेदार, हजारी, बारगिर, उसके बाद है यहाँ पे सिलेदार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बारगिर। ध्यान रखिएगा, बारगिर मराठा सेना प्रणाली की शाही घुड़सवार था। घुड़सवार सेना यहाँ पे देखा जाए 2 प्रकार के थे। घुड़सवार सेना, मराठा साम्राज्य की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार के थे। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा बारगिर, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सिलेदार। राज्य से बारगिर को घोड़े प्रदान किए जाते थे, और इस प्रकार घोड़े शाही घराने की संपत्ति थे और राज्य द्वारा देखभाल की जाती थी। इसी को कहा जाता था यहाँ पे बारगिर। दूसरा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मराठों के सबसे निचले पद के घुड़सवारों में से जिन्हें राज्य के भंडार से घोड़े और उपकरण प्रदान किए जाते थे, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान में रख के चलना है, बागीर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सिलेदार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निकोलो कोंटी ने अपने लेखन में विजयनगर साम्राज्य का चित्रात्मक विवरण दिया हुआ है। कैसा विवरण दिया हुआ है? चित्रात्मक विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि देखा जाए बिल्कुल ही करेक्ट है। निकोलो कोंटी आपको ध्यान होगा इतावली व्यापारी और लेखक हुआ करता था। वह संगम वंश के दौरान देवराय प्रथम के शासनकाल में, संगम वंश के दौरान देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि देवराय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से बिलोंग करता था। उसने विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा के उल्लेख का वर्णन किया है। दास प्रथा के उल्लेख का वर्णन किया हुआ है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे फरनाओ नुनेस एक पुर्तगाली व्यापारी तुलु राजवंश के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था। तुलु राजवंश के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे तुलु वंश के जो शासक था, जिसका नाम था अच्युत देवराय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया हुआ था। उसके बाद है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु राजवंश से बिलोंग करते थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है 4 राजवंशों में यहाँ पे बटा हुआ था। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा संगम, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा
सलू राजवंश, तुलु राजवंश और उसके बाद हो जाएगा अरविडू। तो यही जो तुलु राजवंश जो है यहाँ पे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे, जिन्होंने 1509 से लेके 1529 तक शासन किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो देख पा रहे हैं सारा का सारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। मध्यकालीन भारत के दौरान सेना शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? सेना शब्द का इस्तेमाल गुप्त जासूस, देश भर में खाद्यान्न पहुंचाने वाले लोग, आसूचना अधिकारी, उसके बाद है यहाँ पे बाजार का प्रभारी अधिकारी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, बाजार का प्रभारी अधिकारी। अब यहाँ पे जो सेना जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है बाजार के प्रभारी अधिकारी के रूप में, और जब भी बाजार की बात आती है मध्यकालीन भारत में तो एक शासक का नाम आ जाता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार सुधार नियंत्रण को यहाँ पे लागू किया गया था। प्रशासनिक बहुत सारा जो सैन्य सुधार था देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा। बाजार सुधार की अगर हम लोग बात करें, बाजार सुधार या फिर बाजार नियंत्रण के अंतर्गत बात करें तो इसने 3 बाजार स्थापित किया हुआ था। जैसे कि नंबर 1 था यहाँ पे खाद्यान्न बाजार। सुल्तान द्वारा निर्धारित कीमतों का सख्ती से पालन करने के लिए कई उपाय किया गया था इन तीनों ही बाजारों में। इसी में देखेंगे एक अधिकारी होता था जिसका नाम था यहाँ पे सेहना, यही है सेहना। एक अधिकारी जिसको सेहना बोला जाता था, यह देखने के लिए कि बाजार का, ठीक है, कह सकते हैं कि कोई शाही आदेशों का उल्लंघन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे बरीद और मुनिहान जैसे गुप्त जासूस के रूप में भी नियुक्त किए गए थे कि वाकई में एक एक जो दुकानदार है कहीं शाही आदेशों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा कैटेगरी हो जाएगा यहाँ पे सराय ए अदल। यहाँ पे देखा जाए कपड़ा जैसे सूखे मेवा, घी आदि इस प्रकार का बाजार लगता था। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि घोड़ा और मवेशी, दास, इन सब की यहाँ पे खरीद बिक्री की जाती थी। किस शासक ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली की शुरुआत की जो बाद में मुगल सिक्का प्रणाली बन गई? शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। आसान सा जवाब होगा यहाँ पे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शेरशाह सूरी के द्वारा। त्रिधातुवाद प्रणाली जो कि मुगल सिक्का की विशेषता थी, वह काफ़ी हद तक देखा जाए मुगलों की नहीं बल्कि शेरशाह सूरी की रचना थी। अब त्रिधातुवाद में जैसे कि नंबर 1 वो यहाँ पे हो जाएगा चांदी का सिक्का जिसको यहाँ पे रुपया कहा गया, जो आधुनिक रुपये का अग्रगामी था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक काफ़ी हद तक ये अपवर्तित रहा, रुपया ही इसको बोला गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सोने के सिक्के, इसको यहाँ पे मोहर बोला जाता था। और यहाँ पे तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता था। तो आज भी बिहार में देखेंगे दाम वगैरह काफ़ी प्रचलित है, तो उसी समय से ये चली आ रही है, पूरा इसका यही इतिहास है। सार्जेंट योजना के लिए ब्रिटिश भारत सरकार ने समिति की स्थापना की, यह किससे संबंधित थी? सार्जेंट योजना के लिए अकाल नीति, शिक्षा नीति, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए, और उसके बाद से है यहाँ पे न्यायिक सुधार के लिए। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा शिक्षा नीति। ब्रिटिश भारत सरकार ने सार्जेंट योजना के लिए एक समिति का गठन किया जो शिक्षा नीति से संबंधित थी। अब यही जो सार्जेंट जो योजना है, टाइम पीरियड देखा जाए इसका 1940 से लेके 46 के दौरान आप घटनाक्रम को समझने का प्रयास करें। 1940 से 46 के बीच देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के यहाँ पे पूरी तरीके से दौर था, और इसी दौरान देखेंगे समग्र रूप से शिक्षा की समस्याओं की समीक्षा करने का यह पहला व्यवस्थित और राष्ट्रीय स्तर का प्रयास था। भारत सरकार ने इसे तत्कालीन शैक्षिक सलाहकार जो कि यहाँ पे था जॉन सार्जेंट के नाम पर इसे सार्जेंट योजना के नाम से रख दिया।
इसने कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया, जैसे कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर नर्सरी स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है यहाँ पे। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे लगभग 6 से 14 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होने का भी इसने ठीक है प्रावधान रखा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ और भी आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे कि 1854 में मैं मेंशन कर देता हूँ, 1854 में शुरुआत में चार्ल्स वुड डिस्पैच आएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसके बाद यहाँ पे 1882 में हो जाएगा यहाँ पे हंटर कमीशन। 1902 में यहाँ पे हो जाएगा रेले आयोग। 1917 में हो जाएगा यहाँ पे सैंडलर आयोग विश्वविद्यालय आयोग के रूप में इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा 1929 में हार्टोंग या फिर ठीक है हार्टोंग कमेटी भी इसे बोला जाता है, हार्टोग कमेटी ये आया। और फिर 1944 में ये हो जाएगा यहाँ पे सार्जेंट योजना। भारत में ब्रिटिश अधिकार शब्द का पहली बार निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम में किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 है, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम हो जाएगा 1784। इसी में पहली बार देख पा रहे हैं भारत में ब्रिटिश अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1924 में कानपुर में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सन्याल जैसे क्रांतिकारी शामिल थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अखिल भारतीय खिलाफत समिति, खुदाई खिदमतगार। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1924 की यहाँ पे बात की जा रही है। अब उस समय देखेंगे यहाँ पे तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना देखा जाए एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना के लिए की गई थी। अब इनके नीतियों में देखेंगे तो वही सब था, यहाँ पे हत्या करना, धन लूट मार, ठीक है, सब इसमें क्रांतिकारी लोग यहाँ पे मौजूद थे। आगे चल के 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का यहाँ पे गठन किया गया। HSRA दिल्ली का फिरोज शाह जो कोटला मैदान है माना जाता है कि उसी के अंदर जाके, जैसे कि बिहार हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश के जो भी क्रांतिकारी नौजवान जो लोग थे उन्हीं लोगों के द्वारा इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल एक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा। वास्तविक कारण, सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल के थे। बंगाली अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। यहाँ पे देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब यही है चारों में से अगर सही है, सब सही है यहाँ पे, तो सबसे आपको बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा। और वैसे में आपको डी जो ऑप्शन है, आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं यहाँ पे, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड कन्क्यूर है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन प्रतीत होता है। क्योंकि लॉर्ड कर्जन के द्वारा देखिए बंगाल के विभाजन का वास्तविक कारण यही था, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ये डेट याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को, उस समय यही था तत्कालीन वायसराय कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को इसे यहाँ पे लागू कर दिया गया। दोनों में अंतर है, 19 जुलाई को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, मतलब कह सकते हैं कि ठीक है डिक्लेयर किया गया, घोषणा किया गया, और इसको 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। कारण बताया गया था कि अलग हम क्यों कर रहे हैं, तो इसमें प्रशासनिक कारण को यहाँ पे बताया गया था कि प्रशासनिक
गतिविधियों को आसान बनाने के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एरिया हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद दो प्रांत यहाँ पे बनाया गया, जैसे कि एक तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, एक हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो जैसे पश्चिमी बंगाल में देखा जाए तो आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार उस समय हुआ करता था, और पूर्वी बंगाल में देखा जाए तो वर्तमान में जैसे कि पूर्वी बंगाल, असम, ठीक है, बांग्लादेश का पूरा एरिया यहाँ पे शामिल होगा। तो सबको ध्यान में रख के चलना है। निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे गदर पार्टी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पे गठन के अनुसार यहाँ पे बताना है आपको। जैसे कि हम लोग बात करें गदर पार्टी की, गदर पार्टी की, तो इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी 15 जुलाई 1913 को, 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसके प्रमुख संस्थापकों में बहुत लंबे चौड़े नाम है, जैसे कि लाला हरदयाल, संत बाबा बसाखा सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाकना, जिसमें लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये दो नाम आपको ध्यान में रख के चलना होगा, बार बार पूछा जाता है। गदर पार्टी ने नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अपने मुख्यालय युगांतर आश्रम से अपनी पत्रिका गदर का इन लोगों के द्वारा शुभारंभ किया गया था। तो सैन फ्रांसिस्को में इनका मुख्यालय था और नाम था यहाँ पे युगांतर आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है युगांतर आश्रम, और इनकी पत्रिका थी यहाँ पे गदर। उसके बाद है यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना की गई थी 1905 में पुणे में, महाराष्ट्र में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तीसरा मैंने बताया था अभी आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन है। शुरुआत में देखा जाए एचआरए का जब नाम आएगा तो आपको 1924 ध्यान रखना है, 1924 ध्यान रखना है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्रनाथ सन्याल, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग मौजूद थे। लेकिन 1928 में लगभग 8 से 9 सितंबर के बीच की घटनाक्रम है 1928 के। ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जिसमें देखा जाए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ऐसे सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया हुआ था। तो HSRA बन गया 1928 में। इस प्रकार देखा जाए करेक्ट उत्तर आप लोग समझ गए होंगे, 2, 1, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 1, 3, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी? प्रथम विश्व युद्ध, परिषद अधिनियम 1919 है, चौरी चौरा कांड, दांडी मार्च। यहाँ पे दिया हुआ है होम रूल लीग। अब देखेंगे यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध 1909 का यहाँ पे हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, चौरी चौरा कांड, दांडी मार्च। डी तो नहीं होगा, सी भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि होम रूल यहाँ पे आया है 1916 में ही यहाँ पे आया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध भी यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1914 से लेकर 1917 तक यहाँ पे युद्ध चला ही चला है। तो यहाँ पे देखा जाए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1919 का परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसी के द्वारा माना जाता है कि होम रूल लीग के गठन के लिए प्रेरक के रूप में कार्य किया। यहाँ पे आपको समझना है कैसे इसने कार्य किया। तो जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था यह, जिसने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में क्या किया? सीमित वृद्धि किया। खासकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को शामिल किया गया था। आप लोग नीचे कमेंट करेंगे किस भारतीयों को शामिल किया गया था उनको, ठीक है, किस डिपार्टमेंट पे रखा गया था। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा, लॉ हो जाएगा,
ऐसे अलग अलग जो एरिया है किस डिपार्टमेंट में उनको रखा गया था। होम रूल लीग की शुरुआत देखा जाए एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से यहाँ पे की हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन प्राप्त करना। अब यह जो आंदोलन था लगभग देखा जाए 2 साल तक चला और माना जाता है कि इसने स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी तरीके से नींव रखी, जो कि अलग अलग राज्यों में जाके एनी बेसेंट हो गया, इसके अलावा मतलब एनी बेसेंट हो गई, इसके अलावा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कई क्षेत्रों में जाके पूरी तरीके से आंदोलन का यहाँ पे नींव रखने का प्रयास किया गया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बंधु समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। दिया हुआ यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बंधु समिति पहला बंगाल का क्रांतिकारी संगठन था। ये तो पूरी तरीके से गलत होगा। अगर इसे पहला मानेंगे तो फिर और भी तो उससे भी पहले था, जैसे कि अनुशीलन समिति बंगाल का अनुशीलन समिति बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, इसीलिए ये करेक्ट नहीं होगा। इसे अश्विनी कुमार दत्त ने बनाया हुआ था स्वदेश बंधु समिति को, बिल्कुल करेक्ट है, अश्विनी कुमार दत्त हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब मेन यही हो जाएगा यहाँ पे अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था स्वदेश बंधु समिति। स्वदेश बंधु समिति यह मुख्य रूप से किसानों से बड़े पैमाने पर समर्थन को सुरक्षित करने में सक्षम था। ये भी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। देखा जाए तो इन समितियों के द्वारा जादुई लालटेन हो गया, स्वदेशी गीतों के माध्यम से गांव-गांव में स्वदेशी का संदेश से लोग फैलाते थे और अपने सदस्यों को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण शिक्षा भी दिया करते थे। अकाल महामारी के दौरान पूरा सामाजिक संगठन के रूप में लोगों का सहयोग करना, सेवा करना। तो कुल मिला के देखा जाए जब ये स्वदेश बंधु समिति चल रहा था तो इससे अंग्रेज भी पूरी तरीके से भयभीत थे। कुछ समस्याएं जो भी विवाद होती थी उन विवादों का भी ये निपटारा करते थे। माना जाता है कि इन लोगों ने 523 से अधिक विवादों का निपटारा किया इस स्वदेश बंधु समिति के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? भारत सरकार अधिनियम 1934, 1935 से 1919, 1923। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देख पा रहे हैं, भारत की संघीय प्रणाली की यहाँ पे नींव रखी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा 1935। 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और 1937 में इसको लागू किया गया। एक फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण जिसमें 2 स्तर शामिल थे, एक केंद्रीय कार्यकारी और संसद हो गया और उसके नीचे देखा जाए प्रांत और रियासत। 2 भागों में इसे बांट देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा संसद और उसके नीचे यहाँ पे हो जाएगा प्रांत या फिर यहाँ पे हो जाएगा रियासत। इसने प्रांतीय स्तर पर देखा जाए वर्ण व्यवस्था को त्याग दिया और लोकप्रिय निर्वाचित प्रांतीय विधानमंडल के उदय की पूरी तरीके से अनुमति दे दी। वहीं देखा जाए राजशाही और विदेशी मामले जैसे प्रमुख विषयों को गवर्नर जनरल के प्रत्यक्ष विषयों में या फिर प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया, जो केंद्रीय स्तर पर राजशाही का परिचय दिया हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना तमलुक है, सतारा है, फैजपुर है, इसके अलावा है बलिया। इसका करेक्ट उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे तमलुक तो होगा ही होगा, सतारा भी है, देखिए फैजपुर यहाँ पे नहीं होगा, बलिया होगा ही होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे ए। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको ध्यान रखना है बड़े पैमाने पर जब करो या मरो का यहाँ पे गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन और आंदोलन के साथ साथ हिंसक गतिविधियाँ भी बढ़ते चली गई। विभिन्न राज्यों में लोगों ने कई कस्बों, शहरों और गांवों में अस्थायी रूप से कंट्रोल अंग्रेजों से पूरी तरीके से यहाँ पे छीन लिया। कुछ स्थानों पर उन लोगों के द्वारा
स्वायत्त सरकार, इसी को समानांतर सरकार भी बोला जाता है। अंग्रेज लोग अपनी सरकार चला रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे कि बलिया हो गया, तमलुक, ये हो जाएगा आपको बंगाल में। बलिया तो आपको पता है यहाँ पे यूपी में। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे सतारा, महाराष्ट्र में। एक जगह का और नाम है, बार बार पूछा जाता है, तालचेर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा में। तो ऐसे कुछ 4 जगह है, आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई देगा। इन 4 जगहों पे समानांतर सरकार की यहाँ पे स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, रैमसे मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल। अब क्रिप्स मिशन की यहाँ पे बात करते हैं तो 1942 का टाइम पीरियड था, सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, विंस्टन चर्चिल। भारत में क्रिप्स मिशन के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है यहाँ पे मार्च 1942 में यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, उसी समय आया हुआ था और ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास किया गया था। इसका जो नेतृत्व एक वरिष्ठ मंत्री जिसका नाम था यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसी के नाम पे यहाँ पे रखा गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि एक कह सकते हैं कि वरिष्ठ मंत्री था। वैसे ही यहाँ पे रैमसे मैकडोनाल्ड देखा जाए, रैमसे मैकडोनाल्ड एक कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग के परिवार से भी आया हुआ था, ठीक है, आगे चल के उसको बड़ा पद भी मिला। उसके बाद है यहाँ पे क्लेमेंट एटली 1935 से 1955 तक श्रमिक दल के नेता के रूप में ये मौजूद थे और 1945 से 1951 तक देखा जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो जस्ट देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के पश्चात ही 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये वही विंस्टन चर्चिल था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिसके यहाँ पे रणनीति हो गया, योजना हो गया, ठीक है, इसके माध्यम से देखा जाए तो किसी तरह ब्रिटेन जीता सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन जीतने के बाद भी विंस्टन चर्चिल को यहाँ पे वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बल्कि किसको चुना? क्लेमेंट एटली को चुना। इसी से वहाँ डेमोक्रेसी के स्तर का, ठीक है, पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिक्की बर्ड योजना तैयार की थी? ये यूपीएससी का प्रश्न है हूबहू। यहाँ पे देख पा रहे डिक्की बर्ड योजना, मतलब उस समय आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि एस्पायरेंट की क्या हाल हुई होगी। डिक्की बर्ड योजना, यहाँ पे वेवेल है, माउंटबेटन है, पंडित नेहरू है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिक्की बर्ड योजना तैयार की हुई थी। डिक्की बर्ड यहाँ पे माना जाता है कि इसके चाइल्डहुड का शायद यहाँ पे नाम था, ठीक है, बिल्कुल मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना मुझे लग रहा है कि चाइल्डहुड का, ठीक है, इसका नाम था। यह योजना एक समिति द्वारा तैयार की गई थी जिसमें जनरल सर हेस्टिंग्स, इस्माइल सर, जॉर्ज एवल और यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 लोग थे इसमें। योजना ने प्रस्तावित प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया और फिर यह चुनने की अनुमति दिया हुआ था कि राज्य विधानसभा में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जब योजना के बारे में सुना गया तो नेहरू ने इसे तुरंत यहाँ पे क्या कर दिया, खुद सोचिए, यहाँ पे खारिज कर दिया और अंग्रेजों से कहा कि यह योजना भारत के लिए सही नहीं है और ये योजना पूरी तरीके से, ठीक है, बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसीलिए इस योजना को यहाँ पे बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले शुरू हुआ था? नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान संघर्ष।
खेड़ा किसान संघर्ष। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब मतलब गांधीवादी प्रक्रिया देखा जाए तो 1917 से ही यहाँ पे भारत में शुरू होता है, चंपारण सत्याग्रह से। तो 1917 के पहले कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे हो चुकी थी वो बताना है आपको। जैसे नंबर 1 यहाँ पे बात करें हम लोग नील विद्रोह की, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। 1859 से 60 के दरमियान नील विद्रोह हुआ। यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए यहाँ पे राजी किया हुआ था। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इसीलिए करेक्ट देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा नील विद्रोह ही हो जाएगा। बाकी देख पा रहे मोपला हो गया, चंपारण, खेड़ा किसान संघर्ष, ठीक है, सब ये तो फिर गांधी के आगमन के बाद ही यहाँ पे शुरू होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो विद्रोह आंदोलन हुआ है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक और है यहाँ पे हो जाएगा पाबना विद्रोह 1870 के दशक के आसपास, जहाँ पे जूट उत्पादन में गिरावट के कारण किसान अकाल से यहाँ पे जूझ रहे थे। अकाल यहाँ पे पड़ गया था जूट उत्पादन के कारण। कुछ जमींदारों ने भूमि करों में वृद्धि की घोषणा की और इससे विद्रोह यहाँ पे शुरू हो गया था, पाबना विद्रोह। और ठीक है, यही समस्या था यहाँ पे, जमींदारों को ही किसान अपनी असली ठीक है दुश्मन मानते थे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे दक्कन का दंगा 1875 के आसपास देखा जाए। पुणे, सतारा, अहमदनगर जिलों के कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में किसानों ने बढ़ते कृषि संकट के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था, जिसको बोला जाता है दक्कन का विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन से गणराज्य आधुनिक बिहार से संबंधित थे? अलकप के बुली, कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए हिस्ट्री सीरीज में मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो गया, मिडेवल हो गया, और उसके साथ साथ स्पेशल बिहार का जो भी हिस्ट्री है, चाहे वो एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न किसी से भी हो, उसको भी शामिल करके यहाँ पे चला जा रहा है। तो रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ठीक है तरीका है। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन से गणराज्य आधुनिक बिहार से संबंधित है। अब इन को सही करने के लिए, इस प्रश्न को सही करने के लिए, जब तक आप बुक की रीडिंग नहीं करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक समस्या होगी ही होगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अलकप के बुली यहाँ पे दिया हुआ है। मे बी आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अलकप के बुली, इसमें बताया गया है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार देखा जाए तो ऐसे आप लोग समझिए कि जब कुशीनगर में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो देखिए बुद्ध उस समय बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सारे क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, और फाइनली कुशीनगर में जब उनको महानिर्वाण की यहाँ पे प्राप्ति हुई, तो फिर सब यहाँ वहाँ पे दावा करने लगे। बहुत सारे छोटे मोटे जो शासक थे वे भी चले गए यहाँ पे कि नहीं बुद्ध हमारे हैं। होता है ना कि भाई हमारे प्रिय हैं, हमारे अपने हैं, तो वैसे में बुद्ध के शरीर को क्या किया जाए, हमें दिया जाए। वैसे ही में एक यहाँ पे अलकप के बुली 8 गणराज्य लोग गया था, 8 गणराज्य यहाँ पे गया हुआ था, ठीक है, जिनमें से एक था यहाँ पे अलकप के लोगों को बुलाया या बुली कहा जाता था। अब वैसे में बुद्ध के शरीर को वहीं छोड़ दिया गया, लेकिन जो होता है ना मतलब उनसे संबंधित यहाँ पे जैसे कि बाल हो गया, उनका कह सकते हैं कि खराव हो गया, जो भी प्रतीक से संबंधित चीज़ों को ठीक है अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया गया, जो कि देखेंगे आमतौर पे आपको स्तूप में छोटा छोटा टुकड़ा उसका यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कपिल वस्तु के शाक्य। वे सबसे प्रसिद्ध उस कबीले के रूप में जाने जाते हैं जिसमें सिद्धार्थ गौतम ऐतिहासिक कह सकते हैं कि ठीक है जो बुद्ध से संबंधित थे। उस समय देखा जाए तो वे सब छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों में रहते थे, जिसे शाक्य गढ़ के नाम से जाना जाता था, और उन पर उच्च परिषद द्वारा शासन किया जाता था। शाक्य साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी कपिल वस्तु, जो अपने समय के प्रमुख शहरों में से एक थी। वैसे ही यहाँ पे वैशाली का लिच्छवी,
लिच्छवी अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल के लिए पूरे महाजनपदों में काफ़ी फेमस थे और उन्होंने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लिच्छवियों की राजधानी यहाँ पे देखा जाए वैशाली वैशाली प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक थी। लिच्छवियों की सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप था और यही कारण है कि माना जाता है कि पूरे विश्व में अगर गणतांत्रिक प्रक्रिया कहीं दिखाई देती है तो बिहार के, ठीक है, वैशाली लिच्छवी के क्षेत्रों में दिखाई देती है, जिसने पूरे विश्व को गणतंत्र का मैसेज दिया हुआ था। हालांकि आगे चल के यही आपको यूनानी सभ्यता में भी दिखाई देगी, यूनान में जहाँ पे सोक्रेट्स वगैरह, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु सब यहाँ पे दिखाई देंगे, वहाँ पे भी कुछ हद तक गणतांत्रिक चिन्ह आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार में पाया गया अपसद शिलालेख भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? अपसद अभिलेख, उत्तर गुप्त काल, उत्तर मौर्य काल, कुषाण काल, एक से अधिक विकल्प। इसका करेक्ट उत्तर मैं बता दूं, बहुत लोगों को नहीं आता होगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल। अब आपको समझना है इस अपसद शिलालेख के बारे में। इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे उत्तर गुप्त। उस समय जो शासक हुआ करता था उत्तर गुप्त वंश का जो राजा, जिसका नाम था आदित्य सेन, ठीक है। टाइम पीरियड में मेंशन कर देता हूं यहाँ पे 655 से लेके 680, ठीक है, ईस्वी के आसपास। उसी समय का ये शिलालेख है जो यहाँ पे आदित्य सेन का अपसद शिलालेख जो यहाँ पे लिखवाया गया है। और इसको 1880 में, ध्यान से देखते चलिए, 1880 में बिहार के अपसढ़ा गांव में एक विदेशी व्यक्ति है जिसका नाम है मारखट किट्टो के द्वारा पाया गया था। और अभी वर्तमान में यह जो अभिलेख है, अपसद शिलालेख कह सकते हैं, यह ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। इसमें देखेंगे तो गुप्त वंशों के राजाओं से लेकर आदित्य सेन तक की वंशावली और कार्यों का वर्णन है। क्योंकि गुप्तों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जो काफ़ी समृद्ध गुप्त शासक हुए जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर देखा जाए, ठीक है, तो स्कंदगुप्त तक आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरे तरफ देखेंगे उत्तरवर्ती जो गुप्त हैं जो बहुत अधिक मजबूत नहीं हुए और हुड़ों ने उनको पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलना है। तो यही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मारखट किट्टो के द्वारा ब्रिटिश संग्रहालय में, ठीक है, पाया गया। ब्रिटिश संग्रहालय में वर्तमान में यह स्थित है। आदित्य सेन का अपसद शिलालेख में देखा जाए मौखरियों के खिलाफ, उस समय मौखरी लोग भी काफ़ी एक्टिव हो चुका था। मौखरियों के खिलाफ उत्तर वंश के राजाओं की सैन्य सफलताओं का उल्लेख है। मौखरी वंश, ठीक है, आगे चल के फिर तो आएगा, हर्षवर्धन आएगा, जो स्वयं हुड़ों के पूर्व विजेता भी थे। हुड़ों को हराने का श्रेय देखा जाए गुप्तों को भी दिया जाता है, लेकिन हारने का भी श्रेय देखा जाए तो उत्तर गुप्त के, ठीक है, काल के शासकों को भी यहाँ पे दिया जाता है, जो कि हुड़ों ने, जैसे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक हैं वहाँ पे हुड़ों का, मिहिरकुल वगैरह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दी गई जानकारी के साथ सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे दीदारगंज यक्षी, पटना में यहाँ पे दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मैचिंग करना है। यहाँ पे दीदारगंज यक्षी देख लेते हैं बारी बारी से। लोकप्रिय मौर्यकालीन मूर्तिकला, इसको तो मैंने बहुत अधिक मेंस में कराया भी था आप लोगों के लिए। मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे अच्छा उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्ष की मूर्ति है। यक्षड़ी की यहाँ पे मूर्ति है। यक्षड़ी के दाहिने हाथ में देखेंगे, दाहिने हाथ में यहाँ पे चौरी रखा है, जबकि बायां हाथ टूटा हुआ है। पेट के चारों ओर प्रधानों के कसाव या कुबरे हुए पेट का प्रभाव करता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। सबसे पहले सम्राट अशोक द्वारा 40 स्तंभ बनवाए गए थे, लेकिन केवल एक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ में अपने मूल स्थान पर मूल रूप से, अभी भी देखेंगे वैसे खड़ा है, आपको मौजूद है। ठीक है, यह बूढ़ी गंडक नदी के तट के पास स्थित है। उसके बाद है यहाँ पर रामपुरवा बैल मूर्ति।
इसको अशोक के स्तंभों की 7 शेष पशु आकृतियों में से एक माना जाता है। 7 शेष पशु आकृति में से एक माना जाता है। यह कमल के आकार के आधार से बना हुआ, जिसमें ठीक है पुष्प प्रतिरूप से सजाया गया एक अबेकस और एक जेबू बैल का यथार्थवादी पूरा चित्रण है। होता है ना, इसी कमल को अवांग मुखी, जिसको उल्टा कमल भी बोला जाता है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बराबर की गुफाएं, बरबरा गुफाएं भी बोला जाता है। बिहार के जहानाबाद में बराबर पहाड़ियों में स्थित बरबरा की जो गुफाएं हैं, यहाँ पे मौर्यकालीन शिलाकृत निर्माण का भारत का सबसे पुराना उदाहरण है। इसी में देखेंगे बराबर में अशोक के शासन काल में बनाया गया था। फिर उसके पोते दशरथ का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दशरथ के शासन काल के समय की 4 के आसपास गुफाएं हैं, जो मूल रूप से आजीवक संप्रदाय के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, जिसके संस्थापक हुआ करता था यहाँ पे मखली गोसाल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बिहार के किस पुरातात्विक स्थल पर नवपाषाण काल से लेकर पाल वंश तक के पुरातात्विक अभिलेख यहाँ पे पाए गए हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। नवपाषाण काल से लेकर पाल वंश तक के पुरातात्विक अभिलेख पाए गए हैं। विक्रमशिला, नालंदा, गया, इसके अलावा है यहाँ पे चिरांद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, चिरांद देखा जाए बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक पुरातात्विक स्थल के रूप में। और यहीं पे लगभग माना जाता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेके 1345 ईस्वी तक, सोच पा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। इसके दौरान बहुत सारे जो पुरातात्विक जो साक्ष्य है इस चिरांद से देखने के लिए मिल जाते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा चिरांद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चेरो वंश के अधीन था? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पलामू, इसके अलावा है भोजपुर। अब यहाँ पे दिया हुआ है चेरो वंश के अधीन था, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बिहार में चल रहा था सूरवंश, और सूरवंश के पतन के बाद देखा जाए तो कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे आदिवासी राज्यों का उदय हो गया। उनमें से चेरो जो राजवंश था बहुत महत्वपूर्ण था। चेरो राजवंश बहुत महत्वपूर्ण था, एक आदिवासी राज्यों में से एक था कह सकते हैं। इसके द्वारा जैसे शाहबाद का जो क्षेत्र है, नीचे आपको दक्षिण पश्चिम जहाँ से वीर कुंवर सिंह बिलोंग करते थे, सारण हो गया, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, ये सारे जिलों में देखा जाए तो उसने मजबूत नींव रखी हुई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मुंगेर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आ जाएगा, मुजफ्फरपुर, पलामू, भोजपुर, इसके अलावा हो जाएगा सारण, शाहबाद का क्षेत्र। अभी वर्तमान में शाहबाद में देखेंगे तो बिहार के अभी वर्तमान में 4 जिले का क्षेत्र आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। चेर वंशों के द्वारा बिहार में 300 वर्षों तक शासन किया गया। शाहबाद जिले में ही चेर वंश के कह सकते हैं कि 4 राज्य थे। आगे चल के देखा जाए, आगे चल के इनका कह सकते हैं कि विलय हो गया मुगल साम्राज्य में। चेरो वंश के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट शासक का नाम याद रखिएगा। मेदिनी राय बहुत फेमस है, बीपीएससी पूछता भी है। मेदिनी राय और उसका पुत्र हो जाएगा यहाँ पे प्रताप राय। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बिहार के पहले सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दाऊद खान कुरैशी, सैफ खान, प्रिंस अजीब, मिर्जा फखरुद्दीन। यहाँ पे बिहार के पहले सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, दाऊद खान कुरैशी। औरंगजेब के शासनकाल में दाऊद खान कुरैशी बिहार का पहला सूबेदार था। टाइम पीरियड देखा जाए 1659 से लेके 1664 तक सूबे के प्रशासन की बागडोर दाऊद खान कुरैशी के हाथों में रही। इसके द्वारा पलामू विजय की गई
और उन्हें इतिहास के पन्नों में पूरी तरीके से अमर बना दिया गया। इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो औरंगाबाद है वहीं पे एक दाऊद नगर की स्थापना की गई। पूछा जा सकता है दाऊद नगर की स्थापना कहाँ की गई थी? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में उन्होंने पटना में पटना में दार उ अदालत का निर्माण भी किया हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना? हाथी है, विकास है, चौकीदारी है, मलबा है। काफ़ी फेमस कर है यहाँ पे चौकीदारी कर। चौकीदारी कर ही क्यों? तो आपको समझने का प्रयास करना है कि ठीक है, बिहार की आपको जियोग्राफिकल लोकेशन देखना है और देखा जाए, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन के संदर्भ में तो बिल्कुल बिहार एक भू अभित ने पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड स्टेट के रूप में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए वहाँ पे नमक नहीं बनाया जा सकता है, नमक सत्याग्रह संभव नहीं था। इसीलिए लोगों ने विरोध का एक नया तरीका चुना जिसको बोला जाता है यहाँ पे चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर देना। पूरी तरीके से चौकीदारों और पंचायतों के सदस्यों के इस्तीफे की मांग की गई थी, जिनके पास इन चौकीदारों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी थी। एक चौकीदारी कर अभियान देखा जाए भागलपुर, जो काफ़ी फेमस है, भागलपुर, मोंघियर, इसके अलावा सारण के क्षेत्रों में बहुत तेजी से प्रचलित हुआ था। बिहार भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? रजी अहमद, शुभमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, धीरेन्द्र मजूमदारी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, शुभमूर्ति बिहार भूदान यज्ञ समिति और एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के ठीक अध्यक्ष थी। इनके द्वारा 1969 से जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया गया था। हैदर अली खान बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे और उन्होंने किस आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया हुआ था? हैदर अली खान, ध्यान रखिएगा ये मैसूर वाला नहीं है, ठीक है। हैदर अली खान, वहाबी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 का विद्रोह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1857 का विद्रोह, क्योंकि हैदर अली खान बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे, जिनके द्वारा 1857 के विद्रोह में खुद को राजा घोषित किया गया। क्योंकि आपको ध्यान होगा 10 मई 1857 को मेरठ में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बिहार सहित जल्द ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में यह फैलता चला गया। जुलाई 1857 में देखा जाए तो बिहार में 3 बड़े विद्रोह भी हुए, जैसे कि पीर अली के नेतृत्व में देखा जाए दानापुर में विद्रोह हुआ और फिर उस विद्रोह की जो बागडोर है नेतृत्व है और वीर कुंवर सिंह के हाथों में आ गया। गया में भी विद्रोह हुआ और इसमें 2 नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, जोधर सिंह और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा हैदर अली खान। अब यही जो पूछ लिया देख पा रहे हैदर अली खान। बिहार के पटना जिले में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, मजहरुल हक, जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान सा उत्तर है यहाँ पे, मजहरुल हक। अब सदाकत आश्रम की परिस्थितियों को आपको समझना होगा, जैसे कि 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी हो गया, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए पटना पहुंचे हुए थे। जो कि आपको याद है जब असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था तो उस समय छात्रों तक को बोला गया था कि पूरी तरीके से विश्वविद्यालयों का, स्कूलों का बहिष्कार कर दे, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा देना था। इसीलिए माना जाता है स्वदेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए गांधी के आह्वान का जवाब देने वाले मजहरुल हक, ठीक है, कह सकते हैं बिहार के पहले व्यक्ति थे
ताकि वे उसे आगे बढ़ाएं, गांधी के आदर्शों को फॉलो करें यहाँ पे। और ये हुआ भी है, मजहरूल हक के द्वारा किया ही भी गया। सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया मजहरूल हक के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में किया गया। 22 नवंबर, ठीक है, कह सकते हैं कि 22 नवंबर 1920 को मजहरूल हक ने पटना में एक राष्ट्रीय स्कूल भी खोला हुआ था, जिसमें डॉक्टर हरनंदन लाल इसके प्रिंसिपल भी बने हुए थे। लास्ट में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 1962 में सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन के अंतिम दिन इस आश्रम के शांत वातावरण में रहे। सदाकत आश्रम से एक पत्रिका चलाई गई थी, उस पत्रिका का नाम नीचे आपको कमेंट करना है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? सीवी रमन, सर गोविंद खुराना, श्रीनिवास रामानुजन, इसके अलावा है सत्येंद्रनाथ बोस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, श्रीनिवास रामानुजन। द मैन हु नो इन्फिनिटी जो गणितज्ञ है, जैसे देख पा रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। इनका जो जन्म है 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। और गणित ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में गणित दिवस के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए आईटी दिवस, दो है यहाँ पे, गणित दिवस और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आईटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 2012 में राष्ट्रीय गणित वर्ष यहाँ पे घोषित किया हुआ था। श्रीनिवासन रामानुजन काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति थे। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप में यहाँ पे चुने गए पहले भारतीय भी थे। उन्होंने देखा जाए गणितीय विशेषज्ञ, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्नों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था।